हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत से बच्चे जो सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं उनको खास करके एनालिटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एनालिटिकल देखिए एनालिसिस से बना है। एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर जो हमको दिया है उसके अनुसार किसी भी चीज का एनालाइज करके निष्कर्ष निकाल करके उसका हम आंसर लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, कह रहा है कि ग्लोबल वेदर हैज बीन अंडरगोइंग टू, ठीक, डायरेक्टिक चेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग आर्कटिक मेल्ट डाउन, यूज द गिवन पाई चार्ट टू राइट द पैराग्राफ, एनालाइज द रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज अबाउट द 120 वर्ड। यानी इससे हमको यही पता करना है कि जो वेदर है, ग्लोबल वेदर मतलब होता है वैश्विक वातावरण। वेदर का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, वातावरण। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक। जो वैश्विक वातावरण है, अंडरगोइंग मतलब जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और क्रिएट आर्कटिक मेल्ट डाउन, जो कि आर्कटिक मेल्ट डाउन का मतलब होता है कि जैसे हम मैप अभी रखे हैं, मैप से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा मैप में आर्कटिक मेल्ट डाउन मतलब आर्कटिक में जो बर्फ जमा हुआ है, ठीक, मेल्ट डाउन मतलब पिघल रहा है, उसी का मतलब गिवन पाई चार्ट, जो पाई चार्ट में दिया हुआ है कि उसके क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या रीजन है, मतलब कारक दिया है, उसी को क्या करना है, एक तरह से 100 से 120 वर्ड में हमको क्या करना है, उसको उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमको पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट का मतलब होता है कि डेटा दिया हुआ है, डेटा के माध्यम से हम बताएंगे कि उसमें कौन कौन सा चीज इफेक्टिव है, प्रभावित करते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि 33% देता है कि एनर्जी इलेक्ट्रिकल जनरेट, यानी जो हम एनर्जी का जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। तो अगर एनर्जी का अगर रिलेशन देखा जाए तो एनर्जी का रिलेशन केमिस्ट्री में सीधे जाता है हीटिंग से। यानी जब भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं हीट भी प्रोड्यूस होगा, जो कि डायरेक्ट हमको ग्लोबल वार्मिंग जो मेल्ट डाउन बोलते हैं, आर्कटिक मेल्ट डाउन, उससे रिलेशन रखता है। दूसरा कहता है कि 27% ट्रांसपोर्टेशन। तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे, चाहे ट्रक के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, तो CO2, खास करके CO2 अदर गैसेस का मतलब प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से डायरेक्ट जो मेल्ट डाउन होगा वो आर्कटिक में होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि 90% इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्री है, जो कल कारखाने हैं, ग्लोबल वार्मिंग को किस प्रकार से इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसका डिस्कशन करने के लिए बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 7% एग्रीकल्चर। अब बात है एग्रीकल्चर को, तो देखिए 7% कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का हाथ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो दिल्ली वाले इलाके हैं, दिल्ली हरियाणा गुड़गांव वाले इलाके हैं, वहां पे जो पराली का जो समस्या है, पराली यानी जो किसान अपने क्रॉप फार्मिंग के बाद जो उसमें मतलब जो अपशिष्ट बचता है, उसको जैसे पुआल बचता है, उसको जलाते हैं, जिससे पराली की समस्या खास करके दिल्ली में देखा जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि 6% इसमें रेसिडेंशियल का योगदान है, 7% कमर्शियल और 1% अदर। तो आइए हम इसको समझाते हैं कि इसका आंसर हम किस प्रकार से देंगे। तो देखिए, हम मैप में अगर दिखाने का कोशिश करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि जो आर्कटिक ओशियन है, ये आर्कटिक है, अब एक ठो अंटार्कटिक है। देखिए यहां से ध्यान से, अंटार्कटिक दिखा रहा है। तो आर्कटिक और जो अंटार्कटिक है, यहां सबसे ज्यादा आइस है जो कि जमा हुआ है, ठीक। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो आर्कटिक ओशियन और जो लास्ट में हम दिखा रहे हैं आपको अंटार्कटिक ओशियन, यहां से क्या होगा, जो बर्फ है वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा। और जब वो मेल्ट होकर पिघलना चालू कर देगा तो देखिए पूरा वर्ल्ड का हम आपको मैप दिखा रहे हैं, वर्ल्ड का मैप दिखा रहे हैं, जहां की शुरू में देखिए वहां लास्ट कोने में लिखा हुआ है आर्कटिक और नीचे की ओर लिखा हुआ है अंटार्कटिक। ध्यान से अगर दिखाने का प्रयास करें तो यहां लिखा हुआ है अंटार्कटिक, यहां लिखा हुआ आर्कटिक। ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ का एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, और दोनों पोल पे, कारण कि वहां हीटिंग का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, इसके वजह से दोनों
और जो बर्फ है, जो आइस है, वो जमा हुआ है। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है आइस, ये पिघलना चालू कर देगा, जिसमें जो आगे चल करके जो हमको जल स्तर कहते हैं, जो वाटर लेवल होता है सी का, देखिए जितना ब्लू कलर का दिख रहा है सब सी है, इसका जो वाटर लेवल है बैग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अगर आती है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं आर्कटिक और अंटार्कटिक से जुड़ी है। और इसी को हम एक पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इसका जो आंसर होगा किस प्रकार से हम लिखेंगे, ताकि हमको ये 5 नंबर का होता है, 5 नंबर में 5 नंबर हमको पूर्णतः मिल जाए। तो आइए समझते हैं कि इसका आंसर हम एनालाइजिंग करके आंसर किस प्रकार से। तो देखिए पाई चार्ट का मतलब होता है कि अब डाटा हमको दिया गया है और डाटा के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, थ्योरेटिकल लैंग्वेज यानी थ्योरी के रूप में हम लिखते हैं। थ्योरेटिकल लैंग्वेज मतलब अगर हमको इस सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, सांकेतिक रूप में दिया है कि कितना % किस चीज का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है, जैसे कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, 1% अदर। तो वही सब का डिस्कस हम अपने जो आंसर होगा आंसर में कर देंगे। इससे हमको एक, अगर इसको लिखना है तो हमको डीपली नॉलेज चाहिए, खास करके वर्ड का, क्योंकि कहां से किस चीज को उठा करके रखेंगे कि किस प्रकार से टच करेगा कि हमारा जो आंसर है आंसर एक महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए चलिए समझाते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि द गिवन पाई चार्ट प्रोवाइड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो ये पाई चार्ट दिया है वो एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब विजुअल का मतलब क्या होता है कि प्रदर्शित करता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो किस किस वजह से होता है। इसके बाद कहता है कि द फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और फैक्टर का मतलब होता है कि यही जो कारक है जो ग्लोबल वार्मिंग के क्लाइमेट चेंज जो होते हैं, वातावरण में जो बदलाव होता है पूरे ग्लोबल वार्मिंग में, वैश्विक तापमान में, उसको यही पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि पार्टिकुलरली द इशू ऑफ आर्कटिक मेल्टडाउन विथ द ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज द ड्राइवर। अब इसके बाद कह रहा है कि जो पार्टिकुलरली मतलब होता है कि पार्टिकुलरली मतलब किसी, पार्टिकुलरली सबको एक एक करके हम दर्शाएंगे। अब यही सारे इशू हैं। इशू का मतलब होता है यही सारे कारण है जो कि हम मैप में आपको दिखाए थे कि जो आर्कटिक और अंटार्कटिक पे जो बर्फ जमा हुआ है, जो आइस है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होकर के सी का जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल क्या कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं इसके बाद से। तो कह रहा है कि पार्टिकुलरली दी ऑफ दी वार्मिंग की ड्राइवर, मतलब की ड्राइवर मतलब यही सारे की पॉइंट का मतलब होता है ऐसे तत्व हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्ट क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं 33% इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है। तो 33% इलेक्ट्रिक जनरेशन, अगर देखिए इलेक्ट्रिक का जहां पे जनरेशन होगा, जहां पे हम इलेक्ट्रिक का प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे, वहां पे जाहिर सी बात है कि हीट भी प्रोड्यूस होगा। अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा तो सीधे कहीं ना कहीं आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो बर्फ है वो पिघलेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण और सी लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जनरेशन दी लार्जेस्ट परसेंटेज दैट दी कैन आर्कटिक कैन ठीक ऑफ CO2 एंड अदर गैस, यानी जो इलेक्ट्रिक जनरेशन में हमको CO2 और अदर गैस जैसे मीथेन वगैरह ब्यूटेन निकलते हैं, वो सीधे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। दूसरा कह रहा है कि 27% टोटल इमिशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अब कह रहा है कि 27% ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करते हैं, तो हम आपको समझाते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब बात करते हैं हम रेलवे का, यानी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है, जैसे रेलवे हो गया, बाई रोड हो गया, बाई ट्रेन हो गया, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो कैसे करते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हम अगर पेट्रोल में फ्यूल में पेट्रोल डीजल का अगर यूज करते हैं तो उससे CO2
की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब CO2 जैसे ही इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा और जो आर्कटिक का मेल्ट है वो धीरे धीरे पिघलना चालू कर देगा, जिससे हमारा जो सी लेवल है उसका धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि इंडस्ट्री 12%, तो विच इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिए कह रहा है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जोड़ा गया है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कहीं भी हम मान के चलते हैं इंडस्ट्री में, अगर कहीं कॉटन इंडस्ट्री है यानी वस्त्र उद्योग, यानी कोई भी मोबाइल का इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं बनाने में इस सब को जितने भी कूड़ा करकट है, जितने भी उसको वेस्टेज जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको ग्लोबल वार्मिंग को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 90% रेसिडेंशियल। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल का मतलब होता है आवास। ये ग्लोबल वार्मिंग को कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए हम जाहिर सी बात बताना चाहते हैं कि जैसे रेसिडेंशियल है जो आवास होता है, आवास में क्या होता है कि अगर हम अपना घर बनाए तो जाहिर सी बात है कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसका हम यूज तो करेंगे ही करेंगे। और एसी और फ्रिज से जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस निकलता है उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, वो डायरेक्ट ओजोन लेयर को टच करता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, जो उसको जाकर के टच करता है, और जो ओजोन लेयर का अगर डायरेक्टली टच करेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि 7% कॉमर्शियल व्हीकल ऑफ प्रोड्यूस CO2, यानी 7% कॉमर्शियल व्हीकल मतलब जो हम अपने घर में गाड़ी वगैरह लेते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, जाहिर सी बात है कि अगर कमर्शियल की बात करें तो हर एक घर में एक दो गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। और गाड़ियां में अगर हम फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल से क्या होता है, जलने के बाद CO2 का प्रोडक्शन होता है, और CO2 प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। इसके बाद कहता है कि 1% पार्टिकुलर ओवरऑल मैसेज, यानी 1% जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे छोटे छोटे चीज जो हम गलतियां करते हैं, जैसे पेड़ काटना, बहुत सारे। रेसिडेंशियल में भी जोड़ दीजिएगा कि बड़े बड़े भवन बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, जिससे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, जो सीधे ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, बढ़ाता है। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जैसा कि हम आपको मैप में दिखाए हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो बर्फ है वो पिघलेगा, उस सी लेवल को में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, सी लेवल में इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी डेटा दिया हुआ, चाहे पाई चार्ट में हो, चाहे वो पिक्टोग्राफ में हो, चाहे फिर बार ग्राफ में हो, किसी भी प्रकार दिया है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और एनालाइज करके हम आप लोग के सामने रखेंगे, तो ध्यान से समझिए। और इसी के आधार पे जो होता है, जो डेटा दिया गया है उसी के आधार पर हमको थियोरेटिकल रूप में लिखना पड़ता है, यानी लैंग्वेज के रूप में केवल जो डेटा दिया उसको हम ढाल देंगे, और इसी से हमारा जो एनालिटिकल क्वेश्चन है क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो जय हिंद। अगर किसी भी व्यक्ति को जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं, CBSE को हो, बिहार बोर्ड को हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टैग करें, हम हर संभव उसको हल करने का प्रयास करेंगे।